स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे थेरेपी के लिए आते हैं, थेरेपी बच्चों की चल रही होती है, तो उनकी प्रॉब्लम बिहेवियर अचानक बढ़ना शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम बिहेवियर उनके इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि बच्चे को मान लीजिए जो भी प्रॉब्लम बिहेवियर है बच्चे के, तो पेरेंट्स ये फील करते हैं कि हम लोगों ने थेरेपी तो शुरू कराई थी कि इसकी प्रॉब्लम बिहेवियर कम होंगे, और ये प्रॉब्लम बिहेवियर बच्चे के इंक्रीज होने शुरू हो गए। हालांकि इसके बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कई बार हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम होने की वजह से ये चीज ज्यादा बढ़ जाती है, ये दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। प्रॉब्लम बिहेवियर का ऑन थेरेपी बढ़ना ये इंडिकेट करता है कि या तो बच्चे को कोई डिजीज शुरू हो चुकी है या कोई डिजीज उसको स्टार्ट होने वाली है, कोई प्रॉब्लम उसको स्टार्ट होने वाली है। ज्यादातर केसेस में हम जो नोटिस करते हैं वो यही हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही नोटिस करते हैं कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम बच्चे को होने ही शुरू होने वाली है। अक्सर क्या होता है कि हम थेरेपी भी बहुत सही दे रहे हैं और कोई हेल्थ इश्यू भी बच्चे को नहीं है, तब भी ये चीज स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कि बच्चा बीमार भी नहीं है, उसको कोई हेल्थ इश्यू भी नहीं है, और बच्चे को जो है थेरेपी भी प्रॉपर सही से चल रही है और काफी दिनों से चल रही है, लेकिन तब भी उसका बिहेवियर घटने की बजाय वो बढ़ना शुरू हो गया। तो ऐसे में पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं, और ये कोई भी व्यक्ति पैनिक हो जाएगा ऐसी से सीन में, ऐसी कंडीशन के अंदर। तब ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे की प्रॉब्लम बिहेवियर बढ़ गई है? तो इनमें जो सबसे कॉमन कारण आता है कि जब सारी चीज हमको ठीक लग रही है, बच्चे में हमको कोई दिक्कत भी नहीं लग रही है, थेरेपी भी प्रॉपरली लंबे समय से चल रही है, तो क्या चीज ऐसी हो रही है जो हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो दिक्कत हो रही है? तो इनमें जो सबसे कॉमन चीज देखी गई, पाई गई, वो थी स्लीप इश्यूज। अक्सर हम स्लीप इश्यूज को, सोने से जुड़ी हुई परेशानियों को इग्नोर कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्लीप इश्यूज पर ध्यान नहीं देते जब तक कि वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें बच्चे में, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज को लेकर के है कि हम स्लीप इश्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम स्लीप इश्यूज का मैनेजमेंट करेंगे। जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनमें स्लीप इश्यूज 3 गुना ज्यादा होने के चांस होते हैं अदर बच्चों के कंपैरिजन में, ठीक है ना। स्पेशल चिल्ड्रन मतलब जो हमारे स्पेक्ट्रम पर बच्चे हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे हैं, एडीएचडी के बच्चे हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बच्चे हैं, जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन है, स्पेशली इनमें एएसडी के बच्चे हम कहेंगे, उनमें 3 गुना ज्यादा स्लीप प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं बच्चों, अदर बच्चों के कंपैरिजन में, ठीक है ना। ऐसा देखा गया है वेरियस रिसर्च में कि एएसडी के जो बच्चे होते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, उन 80% बच्चों के अंदर कोई ना कोई स्लीप इश्यूज एसोसिएटेड मिला है। तो जो स्पेक्ट्रम पे हमारे बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं जिनमें ऑटिज्म के लक्षण हैं, सिम्टम हैं या डायग्नोस्ड ऑटिज्म केस हैं, उनमें 80% में ये चांस है कि बच्चों में स्लीप इश्यूज जुड़े हुए हों। तो इसीलिए इस इश्यू पर फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। स्लीप अगर इम्प्रॉपर है तो बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है स्लीप जब भी इम्प्रॉपर होती है? तो हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहली दिक्कत तो यही कंप्लेन आती है कि बच्चा जो है थेरेपी में कोऑपरेट नहीं कर रहा होता है, थेरेपी में वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है ना। बच्चा इरिटेबल हो जाएगा, जबकि पिछले दिन ठीक था, 2-3 दिन पहले से सही चल रहा था, अचानक बच्चा इरिटेबल होने लगा ड्यूरिंग द थेरेपी। उसका बीटिंग बिहेवियर बढ़ गया, नहीं या नहीं था बीटिंग बिहेवियर तो उसने अचानक से बीटिंग करना स्टार्ट कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया। बाइटिंग बिहेवियर मान लीजिए किसी बच्चे में था और वो कम हो गया था, और फिर वो अचानक से लगा कि ये तो बढ़ना शुरू हो गया, काटना शुरू कर दिया बच्चे ने, जबकि पिछले कुछ दिनों से उसने काटना बंद कर दिया था। कुछ बच्चे होते हैं हाथ पकड़ के काट लेते हैं, कहीं भी काटना शुरू कर देते हैं, तो ये इश्यू फिर से बढ़ता हुआ दिख रहे हैं। या बच्चा ड्राउजी फील करने लगेगा, जब वो थेरेपी सेशन में होगा तो वो ड्राउजी रहेगा, ऊँघता हुआ सा रहेगा पूरे समय।
कुछ बच्चे होते हैं जिनमें सीजर, एपिलेप्सी की जो दिक्कत होती है, झटके की जो बीमारी होती है वो होती है। तो इस कंडीशन में स्लीप अगर बहुत ही कम हो जाती है बच्चे की, तो सीजर थ्रेशोल्ड लो हो जाता है। यानी अगर स्लीप बच्चे की डिस्टर्ब है तो उसमें सीजर्स आने के चांस बढ़ सकते हैं। ठीक है। और क्या चीज होती है, जो हमारे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं, स्पेक्ट्रम पर जो बच्चे जिन्हें सेंसरी इश्यूज हैं, ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी है, जैसे जिनको जैसे कोई भी चीज वो टच नहीं बर्दाश्त करते किसी का, लेकिन अभी हम देख रहे थे कि वो प्रॉपरली सबसे टच करा ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, अब अचानक से फिर वैसे ही हो गए। या थोड़ी सी साउंड पे वो कहते थे एलेक्सा को जरा सा चला दिया तो वो चिल्लाने लगते थे, लेकिन अब एलेक्सा को पिछले 1 महीने से टॉलरेट कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि गाना चल रहा है थेरेपी रूम में, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। फिर अब वो अचानक उसमें भी बच्चे प्रॉब्लम, मतलब दोबारा उसको बंद कराना शुरू कर दिए, कान पे हाथ रखना शुरू कर दिए। ठीक है ना। स्मेल से, किसी स्मेल से बच्चे इरिटेबल हो गए, ठीक है, घर पर या थेरेपी रूम में, यानी उसके सेंसरी इश्यूज दोबारा से फ्लेयर अप होना शुरू हो गए। अच्छा, कुछ बच्चे डायबिटिक भी होते हैं, तो उनमें शुगर की प्रॉब्लम जो है वो लेवल डिस्टर्ब हो जाएंगे शुगर के बच्चे में। ठीक है, स्लीप इश्यूज की प्रॉब्लम होने पर। और हाइपरटेंसिव भी किड होते हैं, तो हाइपरटेंशन वालों का बीपी फ्लक्चुएट हो जाएगा, हाई बीपी की तरफ बच्चे जा सकते हैं जिनकी स्लीप प्रॉपर नहीं हुई हो। तो यूजुअली हमें थेरेपी रूम में इन्हीं सब चीजों के साथ बच्चे प्रेजेंटेशन देते हैं। और घर पे पेरेंट्स को वो क्या प्रेजेंटेशन देते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन इस चीज की क्या होगी, वो स्कूल जाने से मना कर देंगे। वो सुबह में मम्मी से उनका झगड़ा हो जाएगा स्कूल जाने के ऊपर। ठीक है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, स्कूल जाने में बहुत ज्यादा बच्चे परेशान करना शुरू कर देंगे, जबकि वो बच्चा पिछले कुछ दिनों से ठीक स्कूल जा रहा था, सही जा रहा था। जैसे एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली स्कूल जाने में परेशान करते हैं, लेकिन मान लीजिए उनका ये बिहेवियर कम हो गया था, अब वो अचानक बढ़ गया। ठीक है। और क्या दिक्कत कर सकते हैं घर पर, होमवर्क करने में बच्चे डिले कर देंगे, होमवर्क में बहुत लंबा समय बच्चे लगा देंगे, घंटों बच्चे होमवर्क में लगा सकते हैं। ठीक है ना। मेमोरी प्रॉब्लम बच्चों में आ सकती है। ठीक है, यानी बच्चों में कॉग्निटिव और बिहेवियरल इश्यूज ज्यादा हो जाएंगे। कॉग्निटिव इश्यूज बच्चों में ज्यादा होंगे, बिहेवियरल इश्यूज बच्चों में बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ये बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब भी ये चीजें आना शुरू हों तो आपको अन्य प्रॉब्लम के साथ साथ बच्चे के स्लीप पैटर्न पर भी ध्यान देना है। थेरेपी रूम में हम जनरली क्या, किस चीज से इस चीज को असेस कर लेते हैं, बच्चा जो है पुअर इंस्ट्रक्शन फॉलोअर हो जाता है, मतलब पहले इंस्ट्रक्शन अच्छा फॉलो कर रहा था, अब वो इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली नहीं ले रहा आज, या पिछले 2-3 दिन से वो इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली नहीं ले रहा है बच्चा, जबकि पहले वो प्रॉपरली सारी चीजों का इंस्ट्रक्शन ले रहा था। ठीक है। घर पर और क्या प्रॉब्लम बच्चे क्रिएट कर सकते हैं, बच्चे पूरे समय पेरेंट्स से चिपके हुए घूमेंगे, मम्मी को पकड़ के घूमेंगे, पापा को पकड़ के घूमेंगे, एक बार अगर चिपक जाएंगे छोड़ेंगे नहीं, या इरिटेबल रहेंगे, पूरे समय इधर उधर घूमते रहेंगे। ठीक है ना। और थेरेपी रूम में कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि बच्चे जो है वो फुल टाइम पेरेंट्स की प्रेजेंस डिमांड करने लगते हैं। जो बच्चा विदाउट पेरेंट थेरेपी रूम में रह रहा था बड़े अच्छे से, वो अचानक से अब चाहेगा कि उसके पेरेंट पूरे समय थेरेपी रूम में साथ रहें। थेरेपिस्ट जब थेरेपी करा रहे हैं तो वो पूरे समय डिमांड करेगा बच्चा कि मम्मी साथ बैठी रहे या फादर साथ बैठे रहे। ठीक है। तो इस तरीके की दिक्कतों के साथ बच्चों का जब भी प्रेजेंटेशन होता है तो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो बहुत कॉमन कारण है वो है स्लीप इश्यूज, क्योंकि 80% चिल्ड्रन में हमने बताया कि एएसडी के 80% बच्चों में स्लीप इश्यूज जुड़े हुए रहते हैं। बच्चा पूरे सेशन में ड्राउजी बना रहेगा, सुस्त बना रहेगा, कई बार बच्चे सो भी जाते हैं थेरेपी में, ड्यूरिंग सेशन सो जाएंगे वो। ठीक है। या चिड़चिड़े हो गए तो आइटम्स को, थेरेपी आइटम्स को फेंकना शुरू कर देंगे, आर्टिकल्स को, घर पे ही बर्तन फेंकना बच्चे शुरू कर देंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम बच्चों में आती हैं। अच्छा, इसको हमको बहुत हाइपर रिएक्ट नहीं करना है इन चीजों पे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों की खुद की भी स्लीप अगर डिस्टर्ब हो जाती है
अगर हम प्रॉपरली स्लीप नहीं ले पाते हैं तो हम लोगों में भी प्रॉब्लम आती हैं। जैसा आप जानते हैं, ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेस रहना शुरू हो जाएगा, एंजाइटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो उनका डिप्रेशन की फेज इंक्रीज हो जाएगी अगर स्लीप प्रॉपर नहीं है। और सबसे ज्यादा जो चीज होती है पेरेंट्स के साथ वो क्या होती है, अगर पेरेंट्स की स्लीप डिस्टर्ब हो, अगर हम लोगों की स्लीप डिस्टर्ब हो तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होगी, हम बच्चे के प्रति इरिटेबल हो जाएंगे, जरा जरा सी बात पे बच्चे को डांटेंगे, जरा जरा सी बात पे बच्चे को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हम लोगों के खुद के बिहेवियर अब नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बीटिंग बिहेवियर टुवर्ड्स पेरेंट्स ये देखा गया है कि बढ़ जाता है टुवर्ड्स बेबी पेरेंट्स का, ठीक है। तो ये गलत बिहेवियर है, लेकिन ऐसा देखा गया है, ऐसा पेरेंट्स बताते भी हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो डिस्टर्ब होती है सबसे ज्यादा, अगर स्लीप डिस्टरबेंस हो बच्चे के अंदर और या आपके स्वयं के अंदर, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ता है। पति पत्नी के संबंधों पर असर पड़ जाएगा, वहां झगड़े बढ़ जाएंगे या टेंशन शुरू हो जाएंगी अदर लोगों से। जैसे अगर हम किसी जॉब में हैं तो वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। छुट्टी लेंगे ज्यादा तो अपने सीनियर से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए स्लीप प्रॉब्लम्स जो है इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करती है, बड़ों में भी और हमारे स्पेक्ट्रम पर जो बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं या स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनमें भी ये दिक्कत आती है, ठीक है। अब क्या क्या स्लीप प्रॉब्लम है जो आ सकती हैं बच्चे के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पहली प्रॉब्लम है कि स्लीप इनिशिएशन में दिक्कत हो सकती है। स्लीप इनिशिएशन का क्या मतलब है कि बच्चे की नींद की शुरुआत ही नहीं हो पाएगी, वो नींद की शुरुआत में ही उसको दिक्कत शुरू हो जाएगी, उसको नींद ही बहुत डिले हो जाएगी। दूसरी चीज क्या हो सकती है, अगर नींद आ गई है तो स्लीप मेंटेनेंस प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मतलब स्लीप मेंटेन नहीं रहेगी, हर आधे 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे पे बच्चा जाग करके उठना बैठना शुरू हो जाएगा, रोना चिल्लाना शुरू हो जाएगा। तो स्लीप इनिशिएशन में प्रॉब्लम आती है, दूसरी स्लीप मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आती है, तीसरी स्लीप एंड में भी प्रॉब्लम आती है, या तो उठेंगे ही नहीं है, बहुत जल्दी उठ गए, ठीक है। तो डिफिकल्टी फॉलिंग asleep ये सबसे ज्यादा कॉमन है इन बच्चों बच्चों के अंदर, यानी कि जब वो सोने जाएंगे तो उन्हें नींद ही नहीं आएगी, और सो गए तो फिर नींद लंबे समय तक नहीं बनी रहेगी, बहुत जल्दी बच्चे उठ जाएंगे। कुछ बच्चों में पैरासोमनिया भी होता है, पैरासोमनिया होता है नाइट टेरर्स। उसमें क्या होता है ना, बच्चे बहुत तेजी से डर जाते हैं, जब वो उठेंगे ना एकदम घबराए हुए, उनको पसीना आया हुआ होगा, वो एकदम घबराए हुए होंगे, बुरी तरीके से घबराए हुए बच्चे, पैरासोमनिया हम उसको बोलते हैं, नाइट टेरर्स बोलते हैं। आपको ये लगेगा कि बच्चा कितना ज्यादा डरा हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज क्या हो सकती है, बच्चों की सर्कैडियन रिदम में प्रॉब्लम हो सकती है, सर्कैडियन रिदम बच्चों की डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है ना। तो कुछ कॉमन स्लीप प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं जो यूजुअली हम देखते हैं, जैसे इंसोम्निया। इंसोम्निया आप सब लोग जानते हैं, नींद ना आना, पूरी रात बीत गई नींद ही नहीं आई, या आधी रात बीत गई, रात के 2 बज गए और अब तक नींद ही नहीं आके दे रही है, समझ रहे हैं। तो इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम है ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और अब तो बहुत ज्यादा कॉमन भी होती जा रही है। यूजुअली एएसडी के जो एडल्ट होते हैं, ऑटिज्म के जो एडल्ट होते हैं, उनमें 11 मिनट डिले होता है नॉर्मल व्यक्तियों के कंपैरिजन में स्लीप इनिशिएशन में। मतलब जैसे कि आप बिस्तर पर गए सोने के लिए, हम बिस्तर पर गए सोने के लिए, हम मान लीजिए ऑटिज्म के वो हैं पेरेंट हैं, हमें ऑटिज्म है, तो हम आपसे सामान्य कंडीशन में 11 मिनट देरी से सो पाएंगे, ऐसा वेरियस रिसर्च में देखा गया है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में ऐसा कई घंटों में भी हो सकता है, वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज घंटों में भी जा सकती है, लेकिन बहुत सारी रिसर्च में ये देखा गया कि 11 मिनट तो नॉर्मली ज्यादा ही लेगा एएसडी का बच्चा, ठीक है ना, एडल्ट, ठीक। तो इंसोम्निया की एक दिक्कत होती है कि नींद ही नहीं आ रही है, पूरी रात बीत के नींद ही नहीं आई बच्चे को, ठीक है ना, यार बहुत लेट हो गई, 3 बजे बच्चा सो रहा है, 2 बजे बच्चा सो रहा है, 1 बजे रात में बच्चा सो रहा है, ठीक है। दूसरी जो प्रॉब्लम बच्चों में आती है वो होती है स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम। अब ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या होता है, जो हमारा नाक से लेकर के और यहाँ घाटी तक का द्वार है, सांस की नली के ठीक ऊपर का हिस्सा,
इस पूरी लेंथ में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, एडिनॉइड बढ़ जाए, हमारे नाक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो बच्चे के, ठीक है ना, तो बच्चे क्या है कि एयर लेने में दिक्कत होगी, सांस लेने में बच्चे को दिक्कत होगी, ऑब्स्ट्रक्शन फील होगा सांस लेने में। तो अगर जो है अपर एयरवे में पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाता है, तो उस कंडीशन में स्नोरिंग बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। आपने देखा ना, स्नोरिंग करते हुए बच्चे बहुत ज्यादा उनको खर्राटे आएंगे, है ना, खर्राटे लेंगे। खर्राटे लेने में आदमी क्यों उठ जाता है कि खर्राटे लेते लेते अचानक बच्चे की जो है नींद टूट जाती है, क्योंकि सांस रुक जाती है। तो जो ओएसडी के बच्चे होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बच्चे या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप डिजीज के बच्चे, उनमें सांस लेते लेते अचानक से सांस रुक जाती है। जब अचानक से सांस रुक जाएगी किसी भी व्यक्ति की, तो वो अचानक से छटपटा के बैठ जाएगा। और जब ये चीज होगी कि वो अचानक से छटपटा के बैठ जा रहा है, तो उसकी बार बार नींद टूटेगी। ये साइकिल चलता है ओएसडी के बच्चों में। तो इसलिए अपने बच्चों जब आपके सोते हैं, तो उस समय रात में कभी कभी जरूर इस चीज पे गौर करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे जो है ओएसडी के हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप डिजीज है बच्चों को, वो बहुत ज्यादा घर 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 लगातार आवाज आ रही है उनके नाक से, मुंह खोल करके पूरे समय सो रहे हैं, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है बच्चे को। ठीक है, तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सेसिव स्नोरिंग को आइडेंटिफाई करके। तो इस कंडीशन में बच्चे की नींद बार बार खुलेगी। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट जो हम देखने को मिलता है जिस वजह से बच्चों की नींद टूट जाती है, वो होता है बेड वेटिंग। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एएसडी के बच्चों में ये प्रॉब्लम थोड़ी और ज्यादा होती है। नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे जब 6 साल की उम्र को पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद बच्चों में बेड वेटिंग नहीं होनी चाहिए। 6 ईयर की एज के बाद अगर बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है, तो उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है, उसका इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है, और उसको मेडिसिन चलाने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज के साथ उस पर आपको वर्क करने की जरूरत है। तो बेड वेटिंग से होगा क्या, यहाँ हमारा इस बेड वेटिंग से क्या कोरिलेशन है। अगर बच्चा बिस्तर में 2-3 बार सूसू कर देता है, तो हर बार वो जाग जाएगा, नींद तो एटलीस्ट उसकी थोड़ी बहुत टूट जाएगी। उसकी छोड़िए, जो पेरेंट्स बगल में सो रहे हैं उनकी नींद टूट जाएगी अगर गीले हो गए तो। ठीक है, तो पेरेंट्स की भी नींद बेड वेटिंग से डिस्टर्ब होती है और बच्चे की भी डिस्टर्ब होती है। अब वो बच्चा जो रात में 2 बार सूसू कर दिया और जाग गया, अब उसकी नींद ब्रेक हो गई, तो वो पूरा दिन ड्राउजी रहेगा। ठीक है ना, ये तो बेड प्रॉब्लम तो बेड वेटिंग की है, लेकिन ये स्लीप प्रॉब्लम कॉज कर रही है बच्चे के अंदर, इवन पेरेंट के अंदर भी। ठीक, तो अब बच्चे की नींद बार बार टूटेगी, इस कारण के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। स्लीप के टाइम पर कई बार क्या होता है, जैसे हम बच्चों को सुलाने के लिए ले गए, तो वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं बच्चे, है ना। एडीएसडी के बच्चों में आपने देखा होगा, वो दिन में भी हाइपर था, लेकिन जब सुलाने के लिए लेके गए, उससे आधा घंटे पहले सुपर एक्टिव हो जाता है बच्चा। अब जाना तो है उसको, होना तो चाहिए सुस्त, और हो गया हाइपर एक्टिव, तो फिर नींद नहीं आएगी, इनिशिएशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कई बार हम लोगों के भी साथ होता है, बच्चों के भी साथ, 1 से 2 घंटे बेड में पड़े ही रह जाते हैं ना, नींद ही नहीं आती बच्चे को, इधर उधर वो करवट बदलता रहेगा पूरे समय, ये दिक्कत आती है, ये एक स्लीप प्रॉब्लम है। या नाइट में बच्चे का 10 बजे के बाद सोना, ये इसको प्रॉब्लम ही कंसीडर करेंगे कि आफ्टर 10 PM अगर कोई बच्चा सो रहा है, तो वो फिर अगले डे अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल में ड्राउजी हो सकता है। ठीक है, या अकेले ना सो पाना, जैसे वेस्टर्न में तो ये कल्चर है कि बच्चे अकेले सो जाते हैं, लेकिन हम लोगों के कंट्री में पेरेंट्स ही यूजुअली बच्चों के साथ सोते हैं, तो वहां पर तो एक लड़ाई ये भी चलती है कि बच्चे को अकेले कैसे सुलाएं। अब उसके लिए टेक्निक वहां पे चलती हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, कि बच्चे के बेड के पहले बच्चे के साथ लेटिए, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा उठिए, उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो, फिर अगर वो उठ गया तो फिर लेट जाइए, फिर बेड के कॉर्नर पे आके बैठिए, फिर 50% कॉर्नर बेड का छोड़िए और तब चले जाइए दूसरे रूम में, या दूसरे बेड पे चले जाइए उसी रूम में। तो ये तो वेस्टर्न कल्चर है, हम लोगों के यहाँ ये कल्चर नहीं है। हम लोगों के यहाँ तो पेरेंट्स मोस्टली बच्चों के साथ ही सोते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, एटलीस्ट आई थिंक 10 ईयर्स तक के बच्चों के भी साथ ही सोते हैं पेरेंट्स। ठीक है ना,
तो एक ये चीज होती है कि बच्चे अकेले नहीं सो पाते। सोने के टाइम कुछ बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं। कुछ बच्चों की खासियत होती है कि वो उठते ही बहुत ज्यादा रोते हैं और सोते में भी बहुत ज्यादा रोते हैं, ये उनकी नेचर। और इरिटेबल बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सोने के टाइम ही चिड़चिड़े हो जाएंगे। वो दिन भर चिड़चिड़े नहीं थे, लेकिन सोने के वक्त चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो अब उनको स्लीप इनिशिएशन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। सोने के बाद बहुत ज्यादा करवट बदलना, ठीक है ना। बच्चे होते हैं कि सोने के बाद बहुत ज्यादा करवट बदलने लगते हैं, पूरे टाइम बेड में घूमते रहेंगे कुछ बच्चे, ठीक है ना। कई बार वो इधर से उधर गिर भी जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। स्लीप में अचानक उठ करके रोने चिल्लाने या डरने भी कुछ बच्चे शुरू हो जाते हैं, डरना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो स्लीप प्रॉब्लम्स जो है इन सारे कारणों की वजह से हो सकती है, ठीक है ना। ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ अलग फीचर्स मिलते हैं जो कि आप सब लोग ज्यादातर जानते हैं। वो सारे फीचर्स भी स्लीप प्रॉब्लम्स कराते हैं, जैसे रिपीटेटिव और रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर, ये ऑटिज्म की पहचान है। लाइनिंग में टॉयज को लगा देना, हैंड फ्लैपिंग करते रहना। तो कुछ एक्टिविटी बच्चा ऐसी रिपीटेटिव और रेस्ट्रिक्टेडली करता रहेगा कि जिसकी वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। एंजाइटी इन बच्चों में बहुत होती है। हमने ज्यादातर बच्चों में एएसडी के जितना है और एडीएसडी, एंजाइटी सब बच्चों में देखी है। एंजाइटी अगर डील नहीं होती है तो वो थेरेपी सेशन में भी नहीं सही रह पाते और घर पर भी सही नहीं रह पाते हैं। और ये एंजाइटी ही बच्चों में स्लीप प्रॉब्लम कराती है। स्लीप बच्चे का इनिशिएट ही नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, ठीक है ना। सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज इन बच्चों में एसोसिएटेड होते हैं। तो सेंसरी इश्यूज अगर बच्चे के अंदर हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जिन पे अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम बच्चे को जबरन नहीं सुला सकते, ठीक है ना। सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज होती हैं, बच्चा अपनी बात को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता है। जैसे जैसे हम लोगों को सोने मान लीजिए 10 बजे जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 9 बजे से लाइटों को कम कर देंगे, ठीक है। बिस्तर वगैरह को सही से लगा लेंगे, लाइटें हल्की कर देंगे, ड्रेस चेंज कर लेंगे, ब्रश करेंगे, ठीक है ना। फिर एक एक करके बेड पर सोने जाएंगे। अब बच्चा उस चीज को कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है कि ये लोग ये चीज कर क्यों रहे हैं, और कर रहे हैं तो मैं ये चीज कैसे करूं। तो वो कम्युनिकेशन की दिक्कत होती है इन बच्चों में, ऑटिस्टिक बच्चों में। तो ये इस चीज को पहली चीज कैप्चर इजीली नहीं करते हैं। अगर कैप्चर कर लेते हैं तो प्रोसेसिंग वाली प्रॉब्लम की वजह से ये पूछ ही नहीं पाते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा, या मुझे ऐसा, अगर आप ऐसा करा रहे हैं तो ऐसा क्यों करा रहे हैं। तो वो कुछ बोलना चाहते हैं और वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो उनको एंजाइटी डेवलप हो जाती है कि ये सब लोग इस समय से इस समय तक ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। वाचिंग टीवी देखना, कंप्यूटर खेलना। तो कई बार बच्चे ना टीवी और मोबाइल देखते हैं तो स्कैरी टाइप के वो वीडियो देख लिए, वायलेंट शोज देख लिए, मारधाड़ वाली चीजें देख ली बच्चों ने, ऐसे हाइपर वाले गेम खेलना शुरू हो गए रात को सोते समय, वायलेंट गेम से खेलना शुरू हो गए। अब उनको नींद नहीं आएगी, वो उनके सपनों में, ड्रीम्स में आएंगी सारी चीजें। तो हमारे जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनमें हमारे टारगेट क्या होने चाहिए। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि हमारा टारगेट क्या हो उन स्पेशल चिल्ड्रन में। पहली चीज, स्लीप का जो ड्यूरेशन हो वो क्या होना चाहिए। आज हम इस चीज को यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनमें स्लीप कितने घंटे हम बच्चे को सुलाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितने घंटे आखिर बच्चा सोए। तो पहली चीज, एक तरीका इसके लिए आप याद रखिए, 14, 13, 12, 11 एंड 10, 14 से लेकर 10 तक उल्टा लिख लीजिए अगर कागज हो आपके पास तो, ठीक है ना। सबसे ऊपर लिखिए 14। चलिए मैं आपको लिख करके दिखाने की कोशिश करता हूँ इस चीज को। मेरा पेन कहाँ गया, मैं इस चीज को आपको दिखाता हूँ। चलिए लिख करके दिखाता हूँ तो प्रोबेबली आप ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे इस चीज को। ब्लैक बोर्ड आपसे शेयर करता हूँ, व्हाइट बोर्ड में आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ये व्हाइट बोर्ड मैंने आपसे शेयर किया है, ठीक है। अब देखिए इस व्हाइट बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ 14, फिर मैंने लिखा 13, फिर मैंने लिखा 12, फिर मैंने लिखा 11, फिर मैंने लिखा 10। यहाँ मैंने एज लिखी 1 से 3 साल, यहाँ मैंने एज लिखी 3 से 5 साल,
यहाँ मैंने एज लिखी 5 से 10 साल, यहाँ मैंने एज लिखी 10 से 17 साल। ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ लिखी मैंने 17 से ज्यादा। अब इस चीज को आप सुन रहे हैं ना, आई थिंक आपको आवाज मेरी जा रही होगी। तो देखिए 14 जो है वो 14 आवर्स बच्चे को सोना चाहिए जो 1 से 3 साल के बीच है। ठीक है, 1 से 3 साल के बच्चे को मैक्सिमम 14 आवर्स तक सोना चाहिए। ठीक है, और 3 से 5 साल के बच्चे को मैक्सिमम 13 घंटे तक सोना चाहिए। 5 से 10 साल के बच्चे को 12 घंटे तक सोना चाहिए। 10 से 17 साल के बच्चे को 11 घंटे तक सोना चाहिए। और 17 साल से ज्यादा के बच्चे को 10 घंटे तक सोना चाहिए। ये एक आप रफ रूल याद रखेंगे, ये मैक्सिमम मैंने बोला है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि हमें सारे इनसे 2 2 घटा देने हैं। जैसे 14 से 2 हम घटाएंगे तो आएगा हमारा 12। तो हमारी रेंज है 12 से 14 घंटे। यहाँ हमने 2 घटाया, आ गया 12 से 14। यानी जो 1 से 3 साल के बच्चे हैं उनको मिनिमम 12 घंटे और मैक्सिमम 14 घंटे सोना चाहिए। जो 13 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 11। तो जो हमारे 3 से 5 साल के बच्चे हैं उनको 11 से 13 घंटे सोना चाहिए। ठीक है, और फिर 12 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 10। तो जो हमारे ये वाले बच्चे हैं 5 से 10 साल के उनको मिनिमम 10 घंटे और मैक्सिमम 12 घंटे सोना चाहिए। अब आता है 11। 11 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आएगा 9। तो जो हमारे 10 साल से 17 साल के बच्चे हैं उनको सोना चाहिए 9 से 11 घंटे। और जो 17 साल से बड़े हैं उनको 8 से 10 घंटे। 2 घटाएंगे 10 से तो 8 से 10 घंटे। यानी 17 साल से ऊपर के बच्चों को मिनिमम 8 आवर्स सोना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रूल है जो आपको पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे की नींद कितनी होनी चाहिए। अब इसमें जो -2 करने पर जो डाटा आ रहा है वो मिनिमम है, मतलब न्यूनतम 12 घंटे सोए। 12 से 14 घंटे में कितना भी हो सकता है, 12 12.5 13 13.5 14। ठीक है, 9 से जैसे 10 से 17 साल का बच्चा है तो 9 से 11 घंटे सोना चाहिए। तो 9 घंटे भी ठीक है, 10 घंटे भी ठीक है, 10.5 घंटे भी ठीक है, 11 घंटे भी ठीक है। मिनिमम 9 होना चाहिए और मैक्सिमम 11 तक जा सकता है। अब आप देख लीजिए हम कितने कम घंटे बच्चे को सुलाते हैं, इस चीज से आप आइडिया एक ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे स्लीप का मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है ना, जैसे अब हम इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे उठाएंगे, अब हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पेज को मैं डिलीट कर रहा हूँ। हमारा बच्चा है, मान लीजिए 5 साल का बच्चा है। ठीक है, 5 साल का बच्चा है, उसको सुबह में 8 बजे स्कूल पहुंचना है। 8 AM पर स्कूल चले जाना है उस, या यूं कहिए कि 9 बजे स्कूल जाना है, 8 बजे उसको उठना है। ठीक है, 1 घंटा तैयारी में चाहिए। तो अब इस बच्चे को हमें कितने बजे जो है सुला देना चाहिए। ठीक है, कितने बजे इस बच्चे को हमें ये करना है कि सुला देना है। तो इससे पहले आपको एक चीज और पता चलनी चाहिए, पता होनी चाहिए। वो चीज ये है कि जो हमारे बच्चे होते हैं 1 साल से छोटे वाले, उनमें हम नैप पे ध्यान नहीं देते हैं। वो 4 बार भी सो सकते हैं, 10 बार भी। 1 साल से 3 साल तक के बच्चे 2 बार नैप ले सकते हैं। नैप मतलब शॉर्ट स्लीप, जो दिन में बच्चे आधा आधा घंटे, 1 1 2 2 घंटे के लिए सो जाते हैं। तो 1 से 3 साल के बच्चे 2 बार नैप ले सकते हैं। और 3 साल से ज्यादा के बच्चे जो होते हैं वो 5 साल तक 1 बार नैप ले सकते हैं। 3 से 5 साल के बच्चे 1 बार सो सकते हैं। और 5 साल से ज्यादा के बच्चों को नैप की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो 3 साल तक 2 बार छोटी छोटी नींद ले सकते हैं। 3 से 5 साल तक 1 बार छोटी छोटी नींद ले सकते हैं, छोटी नींद ले सकते हैं। 5 साल के बाद नैप की कोई प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा है 5 साल का। ठीक है, तो अब ये बताइए उसको पहली चीज तो कितने घंटे की उसकी नींद होनी चाहिए। तो 1 to 3 ईयर पे हमारा 14 था, 3 to 5 ईयर पे हमारा कितना था 13। हमने माना 13 घंटे मैक्सिमम, और मिनिमम कितना हो गया 11 घंटे। तो मान लीजिए हमें मिनिमम ही सुलाना है बच्चे को, 11 घंटे सुलाना है। और 5 साल पर नैप क्या होनी चाहिए 0, या मान लीजिए चलिए हमें 1 बार दोपहर में भी सुलाना है 30 मिनट के लिए। ठीक है,
तो यानी 10.5 घंटे तो हमको बच्चे को रात में कंटिन्यूअस सुलाना जरूरी है। 10.5 घंटे के लिए अगर 8 बजे बच्चा सोने जाता है, अगर बच्चा हमारा 8 बजे सोने जाता है तो 10:30 बजे 6 बजे हो जाएंगे। 9 बजे सोने जाता है तो 7 बज जाएंगे। और अगर वो 9:30 बजे सोने जाता है तो 7:30 बजे उस